गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे लेक्चर्स फंक्शन और मैपिंग्स पे चल रहे हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि फंक्शन मैपिंग ही भी लेक्चर चलते रहेंगे, लेकिन जो भी हमें जानकारी है फंक्शन और मैपिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत वो हम आपको दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को बेसिक प्रॉब्लम्स या आईआईटी तक प्रॉब्लम्स लगाने में दिक्कत नहीं होगी और किसी भी लेक्चर में आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि हर रोज़ एक कोई ना कोई नई चीज़ उसके अंदर जो है ऐड की जा रही है। और वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वगैरह वगैरह, लाइक करना और बेल आइकॉन बजाना ना भूलिएगा, कि जिससे बातें बढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो। 1-to-1 फंक्शन या 1-to-1 मैपिंग चल रही थी, जिसको हम लोगों ने इंजेक्शन और इंजेक्टिव भी कहा था। रिमाइंड कर लीजिए चीज़ को। और उसके बाद में उस 1-to-1 फंक्शन में चेक करने के लिए कि मैप या फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है, उसके तरीक़े आप लोगों को बता दिए गए थे। उसमें एनालिटिकल मेथड भी था, ग्राफिकल मेथड भी था, मोनोमॉर्फिक मेथड भी था। और उसके बाद में अगर दो मैप्स दे रखे हों, एक में P एलिमेंट्स हों और Q एलिमेंट्स हों, तो कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग्स हम लोग निकाल पाएंगे। अगर दोनों वेन डायग्राम के या सेट्स के एलिमेंट्स को एसोसिएट कराया जाए तो नंबर ऑफ 1-to-1 मैपिंग्स कितनी पॉसिबल होंगी, इसके ऊपर भी डिस्कशन पीछे के लेक्चर्स में हो चुका। उसके बाद में बात जो थी और आगे बढ़ी थी, और आगे बढ़ने के बाद में लास्ट पॉइंट लेक्चर का ये था कि अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, 1-1 नहीं है, तो फिर वो मैनी वन होगा। और मैनी वन की डेफिनेशन में हमने आपको बता दिया था कि दो सेट्स के एलिमेंट्स को एसोसिएट कराया जाए तो सेट ए के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज जो है वो सेट बी में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन मैनी वन कहलाएगा। यहाँ तक बात पूरी हो गई थी। अब आज जो हमारा लेक्चर था और आगे की मैपिंग हुई, ऑन टू मैपिंग। सब लोग देखिएगा, अभी यहाँ से नई चीज़ शुरू हुई। कल का मैंने आपको ब्रीफ कर दिया और इसके बाद में आज जो आप पढ़ रहे हैं मैपिंग, वो पढ़ रहे हैं ऑन टू मैपिंग। इस ऑन टू मैपिंग को हम लोग सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। अब आप याद रखिए, जिस तरीके से वहाँ पर 1-1 इंजेक्शन इंजेक्टिव, यहाँ पर ऑन टू है। ऑन टू की डेफिनेशन बताता हूँ मैं। ये ऑन टू है, इसको सर्जेक्शन कहा जाएगा या सर्जेक्टिव कहा जाएगा। अगर कहीं पर सर्जेक्टिव कहा जाए तो आप ऑन टू समझिएगा। ये तो नाम हो गए इसके। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि अगर दो सेट्स ले लिए जाएं, ए और बी, और उनके एलिमेंट्स को एसोसिएट कराया जाए, ए और बी एसोसिएट कराया जाए, तो कहता यह है कि सेट बी के कम से कम, सेट बी के कम से कम एक, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कम से कम सेट बी के एक एलिमेंट की प्री इमेज जो है वो ए में ज़रूर होना चाहिए। क्या लिखाया गया कि द मैप, देखिए ऑन टू है, सर्जेक्शन और सर्जेक्टिव। द मैप एफ ए इज टू बी, हमने क्या बात बताया कि कोई फंक्शन है, दो सेट्स के बीच में एसोसिएशन करा रहा है, इज कॉल्ड ऑन टू। सर्जेक्टिव कुछ भी, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी, हमने कहा क्या क्या बताया कि इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी, किसी के लिए भी, हैज़ वन प्री इमेज, एवरी का मतलब ये हो गया वन प्री इमेज और मोर इन सेट ए, यानी इन्हें सिचुएशन क्या हुई
सेट ए और सेट बी के बीच में एसोसिएशन कराया गया। अब सेट बी की तरफ आइए। सेट बी के कह रहा है कि हैज़ वन प्री इमेज आर मोर। सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट की या एक से ज़्यादा भी एक प्री इमेज जो है वो दूसरे सेट में ज़रूर होना चाहिए। फिर सुन लिए मेरी बात को। हमारा एसोसिएशन हो रहा है, कोई फंक्शन एसोसिएशन करा रहा है सेट ए और सेट बी के बीच। कहा यह जा रहा है कि सेट बी को देखो और सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट की या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की प्री इमेज जो है वो ए में ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो छूट गया और जिसकी प्री इमेज ए में मौजूद नहीं है, बात समझ में आ रही है, नहीं मौजूद, तो फिर वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। और ये मैंने आपको यहाँ के ऊपर, अब मेरा ख्याल बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ के ऊपर ये देखिए, द मैप एफ ए इज टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज़ वन प्री इमेज। हर एक की एक एक होना चाहिए, कम से कम एक। हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज ज़रूर होना चाहिए, और दो भी हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी एक प्री इमेज होना ज़रूरी है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी बी की एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हैज़ वन प्री इमेज और मोर इन सेट यहाँ के ऊपर है। अब यहाँ के ऊपर ये देखिए, इस यहाँ के ऊपर पहला यहाँ के ऊपर यहाँ के पर ले लिया तो कह ये रहा है कि यहाँ पर इस एलिमेंट की प्री इमेज ये हो गई, इस एलिमेंट की प्री इमेज ये हो गई। ये इमेजेस होती हैं, ये प्री इमेजेस होती हैं। इस एलिमेंट की प्री इमेज ये हो गई, इस एलिमेंट की प्री इमेज ये हो गई। ये तीसरा वाला जो एलिमेंट था सेट ए का और सेट बी में एसोसिएशन हुआ और सेट बी में ये 3 बच गया। इस 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। इस केस में ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। सब बच्चे बहुत कान खोल के सुन लें। हमने आपको डेफिनेशन ये बता दी कि 2 सेट अगर हमारे पास में ए और बी हैं तो बी के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज ज़रूर होना चाहिए, और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये भी आप बात समझ लीजिएगा कि बी के सेट की हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज ए में ज़रूर मौजूद हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी कोई भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा भी प्री इमेजेस हो सकती हैं। अब आप दूसरा केस देखिए। इस केस में क्या हो गया कि इस केस में यहाँ के ऊपर ए और बी था और 1 2 3 था, लेकिन जो 3 एलिमेंट था इसकी प्री इमेज नहीं थी, तो इसका मतलब ये ऑन टू मैप नहीं हो सकता। इस तरीके की सिचुएशन में कभी भी हमें ऑन टू मैपिंग जो है वो नहीं मिल सकती। इस दूसरे वाले मैप में हमने आपको बताया है कि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और इसमें भी 3 एलिमेंट यहाँ के ऊपर 1 2 3 हैं, और हमने ए और बी के बीच में एसोसिएशन कराया। 1 की प्री इमेज ए हो गई, 2 की प्री इमेज बी हो गई, और 3 की प्री इमेज यहाँ के ऊपर ये सी हो गई। तो इसमें सिचुएशन क्या हो गई कि अगर 2 वेन डाइग्राम लिए जाएं, 2 सेट्स लिए जाएं, एक में पी एलिमेंट्स लिए जाएं और दूसरे में क्यू एलिमेंट्स लिए जाएं, तो इस केस में ये 2 है और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर p बराबर 2 होगा और q बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 होगा। तो आ जाएगा p लेस देन q, यानी एलिमेंट की जो संख्या है इसमें इससे कम है। यानी अगर हम इसमें p माने और इसमें q माने तो p लेस देन q होगा, क्योंकि 2 लेस देन 3 है, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट ये लिखा हुआ है। इस केस में ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, p लेस देन q पर पॉसिबल नहीं होगी। और आगे बढ़े, जब p बराबर q होगा, 3 बराबर 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो p बराबर q होने पर, 3 बराबर 3 होने पर ऑन टू मैपिंग पॉसिबल होगी। और हम आगे बढ़े, यहाँ पर a b c और यहाँ के ऊपर d दिया हुआ है। यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 4 ग्रेटर देन 3। यानी यहाँ पर अगर p एलिमेंट्स हो और इसमें q एलिमेंट्स हो दूसरे सेट में, तो यहाँ पर p जो है वो ग्रेटर देन q होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट, 4 ग्रेटर देन 3 हुआ। तो इस केस में भी हमको ऑन टू मैपिंग मिल जाएगी। क्या केस निकल कर आया? यहाँ पर हमने p लेस देन q लिया। अगर p लेस देन q है, यानी a वाले सेट में एलिमेंट्स की संख्या q वाले से कम है, तो मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। p बराबर q पर पॉसिबल होगी और p ग्रेटर देन q पर पॉसिबल होगी। ये बात यहाँ पर। अब इसके आगे बढ़िए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेट a और सेट b लिया जाए
और कोई फंक्शन इन दोनों के बीच में एसोसिएशन कराए, इफ एफ ए इज टू बी इन ऑन टू, ठीक है, देन यहाँ के बरिए देन P ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ के ऊपर क्यू, दो केसेस लिए जाएंगे, या तो P ग्रेटर देन Q लिया जाएगा और P बराबर Q लिया जाएगा, P लेस देन Q नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस केस में ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस टुकड़े को बिल्कुल अलग समझिएगा कि अगर एसोसिएशन कराया जाए सेट ए और सेट बी के बीच और कोई फंक्शन करा रहा है एसोसिएशन, तो इन ऑन टू, तो देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा यहाँ के पर P ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q, P ग्रेटर देन Q का ये केस लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन ऑन टू मैप कर रहा है, ऑन टू मैपिंग हो रही है, तो हमेशा क्या होगा कि यहाँ के पर P ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर Q होगा, ये केस ग्रेटर देन Q का लिया जाएगा और ये बराबर Q का लिया जाएगा। अगर P ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q है, P पहले सेट में एलिमेंट्स हैं और Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट में, अगर P ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q है तो ऑन टू मैपिंग पॉसिबल होगी, और अगर P लेस देन Q है तो ऑन टू मैपिंग जो है वो नहीं होगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी। और आगे बढ़िए, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ऑन टू, अभी हम यहाँ पर आ गए, देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B, यानी अगर हमारे पास में एक सेट A दे रखा है, उसमें P एलिमेंट्स हैं और सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, और हम नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग्स निकालना चाहते हैं। जिस तरीके से कल हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ वन पॉसिबल डिफरेंट मैपिंग्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, हमने यहाँ ड्राइव नहीं किया है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। अब आपको समझ में बात आ गई कि हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू मैप्स कितने होंगे अगर दो सेट A और B के बीच एलिमेंट्स का एसोसिएशन कराया जाए। तो लिख दिया गया है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या मैप्स फ्रॉम A टू B बराबर होगा, देखिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा R बराबर 1, यहाँ के पर Q, अब हम इसको अप्लाई भी करके दिखाएंगे। ये फार्मूला मैप निकालने का है, लोअर लिमिट R बराबर 1 है, अपर लिमिट Q है, -1 होल टू द पावर Q माइनस R लिखा हुआ है, ये QCR लिखा हुआ है, और कंडीशन वही है जो हमने आपको बताई कि P ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q, और अगर P लेस देन Q होगा तो मैपिंग जो है वो 0 होगी। यहाँ तक बात आई, ये हमने आपको सब समझा दिया। अब इसके बाद में इसका एप्लीकेशन हम आपको अभी इलस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ के ऊपर सिखाएंगे। अब इसके आगे बढ़िए कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेट A ले लें और इसमें एलिमेंट 2 हों और वो दोनों एलिमेंट 1 और 2 हों, और हम सेट A का एसोसिएशन सेल्फ सेट A से कराएं। अब हमारे पास में यहाँ दो अलग अलग सेट्स नहीं हैं, बल्कि सेट A का एसोसिएशन, सेट A के एलिमेंट्स का एसोसिएशन सेट A के ही एलिमेंट से हो रहा है। तो अगर हमारे पास में यहाँ के पर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं सेट A, तो द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स निकालना है, लेकिन फ्रॉम A टू A निकालना है बच्चों। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि अब देखिए हमने यहाँ पर शुरू किया, गिवन A बराबर यहाँ के ऊपर ये 1,2, ये देखिए ये दे रखा है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर देखे जाएं तो P बराबर 2 होंगे, P बराबर 2। अब इसके बाद में देखिए एक सेट हम लोगों ने A ये लिया, देखिए ये A लिखा हुआ है, और दूसरा सेट भी A है, इसमें भी एलिमेंट 1 है और 2 हैं, और इसमें भी यहाँ के ऊपर जो एलिमेंट हैं ये 1 और यहाँ के ऊपर 2 हैं। और इसके बाद में कोई भी फंक्शन f1 ले लिया जो इन दोनों को एसोसिएट करा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि 1 1 को एसोसिएट करा दे और 2 2 को एसोसिएट करा दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि कोई दूसरी मैपिंग अगर डिफरेंट बनेगी, डिफरेंट पॉसिबल मैप्स, दूसरा मैप ये बन सकता है कि ये वाला एलिमेंट इसको एसोसिएट करा दे और ये वाला एलिमेंट इसको एसोसिएट करा दे, लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी आप लोग कोई नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये भी ऑन टू मैप है, क्यों? क्योंकि इसकी भी प्री इमेज ये मौजूद है और इसकी भी प्री इमेज ये मौजूद है, इसकी भी प्री इमेज ये मौजूद है, इसकी भी प्री इमेज ये मौजूद है, तो दोनों ऑन टू हैं और सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब ये है कि पॉसिबल अगर हम मैपिंग्स निकालें ऑन टू,
तो ये मिलेगा ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर हम लिखें तो 1,1 मिलेगा और 2,2 मिलेगा, एक ये हो गया। और दूसरी पॉसिबल ये होगी कि 1,2 मिलेगा और 2, ये देखिए 1 मिलेगा। ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर आ गई। यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आया कि अगर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट हैं और सेल्फ उसी के साथ में उसकी डिफरेंट पॉसिबल ऑन टू मैपिंग्स निकाली जा रही हैं, तो अगर 2 एलिमेंट हैं तो फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 = 2 हो गया। आप ये देख लिए, एक मैपिंग ये निकली और एक मैपिंग ये निकली, और ये देखिए उनकी पिक्चर बनी हुई है। 2, अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2, ये कॉन्सेप्ट बन गया। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 3, अगर 4 एलिमेंट हैं तो 4। इसी तरीके से जनरलाइज कर दिए इस आइडिया को कि अगर हमारे पास कोई भी सेट ए दे रखा है और उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो p हैं, तो नंबर ऑफ मैपिंग्स ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू ए क्या बनेंगी? फैक्टोरियल p। ये लिख दिया गया यहाँ के ऊपर, ये देखिए लिख दिया गया कि इफ़ नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स, नंबर ऑफ ऑन टू मैप, देखिए ये लिखा हुआ है, ध्यान दे लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स इफ सेट ए हैव p एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू ए बराबर फैक्टोरियल p। ये आइडिया भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद में और आइए, ये पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान देना बच्चों कि ये तुम्हारे पास में पॉइंट नंबर 1 जो आइडिया हमने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू दिया, ये यहाँ के ऊपर 1। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दूसरा पॉइंट है कि अगर, अब देखिए ये मैथमेटिकली क्योंकि सवाल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए है, हर जगह आप पिक्चर बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे, कि अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू है और आप चेक कर रहे हैं तो क्या चीज़ ज़रूरी होगी कि हमेशा उस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। सारे बच्चे कान खोल के सुन लें। अगर हम मैथमेटिकली सवाल करना चाहते हैं तो एक आइडिया उनके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि अगर हम किसी सवाल को कर रहे हैं और हम ये शो करना चाहते हैं कि वो मैप जो है वो ऑन टू है या वो फंक्शन जो है वो ऑन टू है, तो उसका रेंज निकाल लें और कोडोमेन निकाल लें, और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। एक पॉइंट तो ये समझा दिया। अब हम और आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास, गौर करिएगा, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन y बराबर fx दे रखा है और अगर हम सेट ए के एलिमेंट्स को, भाई रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x डोमेन होता है, x पर फंक्शन डिफाइन होता है, तो हम लोग रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि डोमेन की वैल्यूज़ x की जगह पर रख देते हैं, तो जो y की शक्ल में हमको मिलता है वो रेंज मिलता है। ये पहले के लेक्चर में हम आपको बता चुके। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगे, उन डोमेन के एलिमेंट्स को यहाँ रखो, यहाँ वो डोमेन के एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? ए में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट रखे जा रहे हैं, तो हमने क्या रखा, यहाँ पर ए रख दिया। कहाँ रख दिया? इस जगह पर ए रख दिया। देखिए पिक्चर ये, इसमें आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पर ए रख दिया। जब हम इस जगह पर ए रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? एफ ए मिलेगा। ये देखो एफ ए मिल गया। क्या मिल गया? एफ ए। ये देखो ये मिल गया। इफ़ पुट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे ये डोमेन के एलिमेंट्स, और डोमेन के एलिमेंट्स कहाँ मौजूद होंगे? ए में मौजूद होंगे। तो ये ए के एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एफ ए रख दिया गया। फिर बराबर का ये वाला निशान लगाया गया, तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों? वाई मिलेगा। और वाई क्या चीज़ होगी? रेंज होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए चाहे हम कहें और चाहे हम वाई कहें, ये रेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर रेंज ऑफ एफ है, क्योंकि सवालों में दिया हुआ होगा, जहाँ पर रेंज ऑफ एफ है वहाँ पर हम एफ ए रख सकते हैं। ये हमने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया। यहाँ पर एफ ए रख सकते हैं और को डोमेन ऑफ एफ की जगह पर हम लोग बी रख सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा सेट है वो सेट ऑफ रेंज नहीं होता, बल्कि वो रेंज अलग बात है कि कभी बन जाता है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, वो सेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो रेंज ऑफ एफ, ये जो आप लोगों ने निकाला, ये एफ ए हो गया। ये देखिए निकाल दिया रेंज ऑफ एफ, यहाँ पर एफ ए हो गया, ये यहाँ रख दिया गया। इस रेंज ऑफ एफ की जगह पर एफ ए रख दिया गया और इस कोडोमेन ऑफ एफ की जगह पर बी रख दिया गया। देन ऑन टू। पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर रेंज ऑफ एफ यानी एफ ए और कोडोमेन ऑफ एफ बराबर हो जाए, रेंज ऑफ एफ ये और कोडोमेन ऑफ एफ यानी बी, सेट बी के एलिमेंट्स, ये दोनों चीज़ें अगर बराबर हो जाएं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ठीक है।
तो एफ ए बराबर बी, इसका मतलब रेंज बराबर को डोमेन। हमने आपको समझा दिया कि जब हम फंक्शन में सेट ए के डोमेन के एलिमेंट्स रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेंज मिलता है, यानी वाई मिलता है। तो चाहे हम वाई लिखें और चाहे एफ ए लिखें, और सेट ऑफ कोडोमेन तो बी है, ये सब लोगों को पता है। तो हमने आपको ये बात बताई थी इसमें। अब आप एग्जाम्पल देखें कि अगर हम ये 3 वेन डायग्राम देखें तो इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 और यहाँ के ऊपर 5 एलिमेंट्स हैं, और इस सेट बी में यहाँ के ऊपर ये 3 एलिमेंट्स हैं, और एसोसिएशन भी आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों का इससे हो रहा है, और जिस तरीके से एसोसिएशन हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद है, और इसके बाद में अगर आप देखें तो कोडोमेन में 4 एलिमेंट हैं और रेंज में भी 4 ही एलिमेंट्स होंगे, सभी एसोसिएटेड हैं। तो इस केस में एफ ए बराबर बी होगा, और चाहे आप डेफिनेशन से देख लें कि हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, तो एफ ए बराबर बी तो हो ही गया, यानी रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। तो ये ऑन टू मैप कहलाएगा और सर्जेक्टिव कहलाएगा, और रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर होगा, जो ऑन टू के लिए मैथमेटिकली ज़रूरी है। दूसरे केस में भी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर ये ऑन टू मैप, हम 1-1 के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो 1-1 भी, तो एफ ए बराबर यहाँ पर भी, यहाँ के ऊपर ये कोडोमेन का सेट है, और रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन बराबर है, तो ये भी सर्जेक्टिव मैप हो गया, और यहाँ पर भी रेंज और कोडोमेन बराबर है, यानी एफ ए और बी बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि रेंज जो है तो 3 ही है, 1, 2, 3, और कोडोमेन जो है वो पूरा 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए और बी बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? रेंज के 3 एलिमेंट्स हैं, रेंज बराबर 3 और कोडोमेन पूरा 5 है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप मैप से देखिएगा तो इन दोनों की प्री इमेजेस यहाँ मौजूद नहीं है। कोई बात भी ना देखी जाए, खाली मैप देखा जाए तब भी कह दिया जाएगा साहब ये ऑन टू है। क्यों? क्योंकि इन 2 एलिमेंट बचे हुए हैं जिनकी यहाँ के ऊपर प्री इमेज नहीं है। तो इस केस में एफ ए और बी बराबर नहीं है, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो इसको कहा जाएगा नॉट सर्जेक्टिव मैप। इफ़, अब एक बात सुनिए, अब यहीं से टर्न लिया कि अगर कोई भी मैप ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, वो इन टू होगा। इन टू के लिए क्या ज़रूरी है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी प्री इमेज जो है वो सेट ए में ना बने। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अगर ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं, वो सब बातें बता दी गई, तो फिर वो इन टू होगा। और इन टू की डेफिनेशन ये निकल कर आएगी इन टू मैप की कि कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो कि जिसकी प्री इमेज जो है वो सेट ए में ना हो, तो फिर हम उसको इन टू कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ये बात यहाँ के ऊपर लिखा दी गई। इफ़ नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव देन इट इज़ कॉल्ड इन टू। और इन टू की डेफिनेशन क्या आ गई कि इफ़ अ फंक्शन एफ एसोसिएशन हो रहा है इज़ नॉट ऑन टू देन इट इज़ कॉल्ड इन टू, देन इट इज़ कॉल्ड यहाँ के ऊपर इन टू, यहाँ के ऊपर देन इट इज़ कॉल्ड यहाँ के ऊपर इन टू इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। ये हमने आपको बता दिया कि कम से कम एक जो है एटलीस्ट, इफ़ देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट लिख दिएगा यहाँ के ऊपर, एटलीस्ट यहाँ पे लिख दिएगा, यहाँ पे लिख दिएगा एटलीस्ट, कम से कम एक, एक से ज़्यादा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट यहाँ पे लिख दिएगा, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए वहाँ पे एक से ज़्यादा 2 हैं। एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, यहाँ तक बात पहुँची। ऑन टू ना होगा फिर ये इन टू हो जाएगा। इसके बाद में फिर जो हमने फार्मूला वहाँ पर आपको बताया था कि अगर हमें पॉसिबल डिफरेंट ऑन टू मैपिंग्स यानी सर्जेक्टिव मैपिंग्स निकालना हो, ये सब हम क्यों तैयारी करा रहे हैं? आप कहिएगा कि कितना बड़ा है, आप लोग तो इस बात को सोचेंगे भी नहीं। ये तैयारी कराई जा रही है इन्वर्स फंक्शन की, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन को बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होना आप चेक करेंगे तो पहले आप ये चेक करेंगे कि वो 1-1 ऑन टू है या नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू नहीं होगा तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये वहाँ की तैयारी की जा रही है। तो इसलिए इन फंक्शंस को आपको कायदे से इसकी जानकारी देना है, तब फिर हम लोग फिर इन्वर्स पर जाएंगे। अब हमने आपको वहाँ के इलस्ट्रेशन दिया, क्या नाम है, ये बताया था कि अगर हम 2 सेट्स के बीच एसोसिएशन कराकर डिफरेंट ऑन टू मैपिंग्स निकालना चाहें तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? यह फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, और इलस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है कि राइट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या ऑन टू मैप्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर, देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है, ए बराबर 1 2 3,
और बी बराबर दे रखा है ए कॉमा बी और कॉमा यहाँ के ऊपर ये सी। ठीक है, इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, लेकिन हम एक ही सवाल पर आज का ये शूट जो है वो ख़त्म कर देंगे। फिर 2 पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप ये देख लें कि इस पहले सेट में यहाँ के ऊपर 3 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 3 एलिमेंट हैं, और दोनों यहाँ पर P बराबर भी 3 रख दिया, Q बराबर भी 3 रख दिया, और फिर उसके बाद में फार्मूला इस्तेमाल किया, नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स फ्रॉम A टू B बराबर सिग्मा R बराबर 1, ये लोअर लिमिट दे रखी है, ये अपर लिमिट दे रखी है -1 होल टू द पावर Q माइनस R और QCR R टू द पावर P। ये फार्मूला हमने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू मैप्स निकालने के लिए जो आपको बताया था वो किया। फिर बराबर का देखिए, बराबर के नीचे निशान लगाया, फिर सिग्मा लिखा। सिग्मा क्या है? नोटेशन ऑफ सम, यानी सिग्मा हटाते हैं तो चीज़ एक्सपेंड हो जाती है और सिग्मा लगाते हैं तो चीज़ सम अप हो जाती है। लोअर लिमिट R बराबर 1 और Q जो है वो 3 है, अपर लिमिट 3 रख दी, -1, ये देखिए 3 माइनस R, ये देखिए 3 माइनस R हो गया, QCR यानी 3CR हो गया, R टू द पावर P यानी इसका मतलब R टू द पावर P की वैल्यू 3 रख दी। इसके बाद में जब आप इस सिग्मा को हटाइएगा तो R बराबर 1 यानी लोअर लिमिट आप दे दीजिएगा और अपर लिमिट 3 तक जाइएगा। सिग्मा हटाने का मतलब यह है कि एक पीस लिखा जाएगा, नोटेशन ऑफ सम हटा दिया, फिर प्लस दूसरा पीस लिखा जाएगा और फिर प्लस यहाँ के ऊपर ये अपर लिमिट के ऊपर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए हमने R बराबर यहाँ पर 1 रखा, तो ये देखिए -1 होल टू द पावर 3 -1, देखिए 3C1 1 टू द पावर 3 ये आ जाएगा। फिर R की जगह के ऊपर ये 2 रख दिएगा प्लस लगाकर, फिर R की जगह के ऊपर अपर लिमिट यहाँ के ऊपर जो है वो 3 रख दिएगा, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। लास्ट वाला आ जाएगा -1 होल टू द पावर 3 -3, ये देखिए अपर लिमिट है, और ये 3C3 आ जाएगा और 3 का क्यूब आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल आके फिर मिटाइए फिर करिए, तो यहाँ तक हमने पहुँचा दिया है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आंसर इसका 6 आएगा। और 6 आंसर करने आने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं और तीन एलिमेंट्स का एसोसिएशन कराया जा रहा है और डिफरेंट ऑन टू मैप्स निकालना हम चाह रहे हैं, तो पॉसिबल डिफरेंट ऑन टू मैप्स यहाँ के ऊपर 6 निकलेंगे। ये आंसर हुआ। अब चाहिए तो चाहे 2 सवाल आपके पास में नोटेड हैं, या आप चाहे घर में कर लिएगा, कल मैं आपका आंसर बता दूंगा, और अगर आपका चाहिएगा या जैसा होगा वो डिस्कस कर लिया जाएगा। तो यहाँ के इसको ख़त्म करें, इसको आप लोग पढ़िएगा, और अगर आप लोग चाहिए तो इसका अभी हम मिटा नहीं रहे हैं, आप वीडियो इसका फ़ोटो ले सकते हैं। 2 मिनट के बाद में मैं इसको जो है रब कर दूंगा, और इसकी तैयारी आप रखिए। आप देखिएगा कि मैं आपको फंक्शन में कहाँ तक पहुँचा दूँ, क्या क्या चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा। बस खाली हर लेक्चर बहुत दिमाग से आप पढ़ते रहिए और लोगों को बताते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो आपको मैं किस ऊंचाइयों तक इसमें पहुंचा दूंगा जो चीज़ें आप लोग कम से कम नहीं जानते होंगे। और इंजीनियरिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चुटकी बजाते में आप लगाएंगे। थैंक यू।